हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है रेडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखो, आपको पहले तो रेडार के ऑप्शन पढ़ने से पहले रेडार के बारे में कुछ चीजें जानना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम रेडार के फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है ना? ये होता है रेडार का फुल फॉर्म। इसके अलावा रेडार जो वर्क करता है वो करता है रेडियो वेव्स पर। रेडियो वेव्स पर वर्क करता है। इसके बाद आपको याद रखना है रेडार के जो मेन उपयोग होता है, एक तो ये है आंसर कि जहाज वायुयानों आदि को ढूंढने, मतलब आप ये मान सकते हो कि वस्तु का पता लगाने में। वस्तु का पता लगाने में। सेकंड आप बोल सकते हो हवाई निगरानी में। ठीक है, सर्विलांस में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौसम संबंधी जानकारी में भी इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो, रेडार किस चीज पर वर्क करता है? तो ये करता है इको पर वर्क। इको मतलब क्या होता है? प्रतिध्वनि। तो ये प्रतिध्वनि पर वर्क करता है। अब रेडार से आप कैसे वस्तुओं के बीच की डिस्टेंस निकालते हो? मतलब रेडार और वस्तु के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा है, जिसे आपको याद करना है ना? याद इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है इस पर बेस क्वेश्चन आ जाए। छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं ना, उन पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये है आपका फॉर्मूला। ये क्या होता है? रेडार और वस्तु के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है। सी हम सभी जानते हैं, सी क्या होती है? प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। वहीं अगर हम टी की बात करें तो टी क्या होता है? टी का मतलब होता है पहले उत्सर्जन और एक प्रतिध्वनि के मध्य के बीच का समय होता है ये। समझ रहे? जैसे कि आपने पहले उत्सर्जन किया। पहले उत्सर्जन मतलब आपने जब वेव छोड़ी, रेडियो वेव छोड़ी यहां से। ठीक है। प्रति उत्सर्जन मतलब आपने रेडियो वेव जब रेडार से छोड़ी, मतलब बाहर की तरफ गई, वस्तु की तरफ गई, तो रेडियो वेव को छोड़ने और प्रतिध्वनि के बीच, मतलब कि आप तक पहुंचने में जो समय लगा है, और प्रतिध्वनि के बीच, प्रतिध्वनि के बीच का समय है ये। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि अगर आप मानो आपको कोई वस्तु दी है एग्जाम्पल के तौर पर, है ना? डी आपको उसका निकालना है। सी आपको पता है 3 × 10⁸ है। और आपको टी दिया हुआ है। टी आपको ये दिया हुआ है कि वस्तु मतलब रेडार से प्रतिध्वनि जब, रेडार से जब ध्वनि मतलब रेडियो वेव जब रेडार रेडार से छोड़ी गई और वो वस्तु तक पहुंची और वस्तु से वापस रेडार तक पहुंची, मतलब ये है आपका, अगर हम इसे रेडार माने, रेडार, ठीक है, ये है। और इसे हम माने ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये वाली जो होती है समय, ये लगा टी समय और यहाँ से फिर वापस आया, मतलब कि ये जो T1 है और ये T2 है, यहाँ तक जाने और यहाँ तक आने। तो ये जो होता है टोटल टी कितना होता है? T1 प्लस T2। समझ गए? ये होता है। और ये आपको अगर बोल दिया कि भाई 2 सेकेंड है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अगर आप डी को निकालो तो क्या होगा? 1/T 3 × 10⁸ इंटू 2। तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर है। ओके, याद रखना है आपको इस तरह से। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? देखो, होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक या फिर रेडियोग्राफी। अब देखो, ये सभी एक इमेजिंग टेक्निक होती हैं। सभी क्या होती हैं? इमेजिंग टेक्निक है। इमेजिंग टेक्निक है, ये सभी है इमेजिंग टेक्निक। लेकिन होलोग्राफी क्या होता है? होलोग्राफी जो टेक्निक होती है वो 3D इमेजिंग टेक्निक होती है। और इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। अब देखो, होलोग्राफी का उपयोग किस चीज में किया जाता है? जो हम होलोग्राफी पढ़ रहे हैं, होलोग्राफी, इसके यूजेस क्या है? तो आपको कुछ यूजेस याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो हमारी हड्डियों में जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है ना? फ्रैक्चर हो जाता है, उसको भी आप इससे देख सकते हो। इसके अलावा आप जो होलोग्राफी होता है उसका उपयोग करके आप विनिर्माण के कार्य में भी कर सकते हो। अब देखो, विनिर्माण का कार्य कैसा होता है? जैसे तत्व है, ठीक है ना? तो तत्व की आंतरिक संरचना भी आप देख सकते हो इसके माध्यम से। ओके, ये चीजें पूछी जाती हैं।
जैसे ये वाला जो है तत्व की आंतरिक संरचना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि होलोग्राफी की मदद से हम देख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज आपको देखनी है। अब जब आप आंतरिक संरचना देख रहे हो तो आप ये भी समझते हो कि तत्व का एक तरह से आप परीक्षण कर रहे हो, तो कई बार ऐसा लिखा हुआ आ सकता है कि तत्व के परीक्षण में किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ से ट्रिक लगाना है कि अगर आंतरिक संरचना देख रहे हैं मतलब आप तत्व का परीक्षण ही कर रहे हो, ठीक है ना, तो तत्व का परीक्षण करने में। अब देखो अगली जो आप देखते हो फोटोक्रोमेटिक, फोटोग्राफी हम सभी जानते हैं क्या होते हैं। अब अगली जो आती है हमारे पास में आती है फोटोक्रोमेटिक, है ना, फोटोक्रोमेटिक। तो फोटोक्रोमेटिक में क्या होता है, देखो फोटोक्रोमेटिक में एक छोटी सी चीज होती है, इसमें बस इतना याद रखना है आपको कि इसमें जो यूवी रेस होती है ना उनका उपयोग किया जाता है। समझ गए? ओके। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अणु है, ठीक है ना, देखा जाता है कि अणु यूवी रेस में, जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, किस तरह से बर्ताव कर रहा है। समझ रहे हो, किस प्रकार बर्ताव करता है। जैसे वो बर्ताव करेगा उस तरह से उसकी प्रतिक्रिया को नोट कर लिया जाएगा, ये होता है फोटोक्रोमेटिक में। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में आती है जैसे रेडियोग्राफी, तो रेडियोग्राफी भी एक तरह की कहना चाहिए इमेजिंग टेक्निक होती है। हम बात करते हैं किसकी, रेडियोग्राफी की। रेडियोग्राफी, अगर हम देखते हैं रेडियोग्राफी, तो रेडियोग्राफी भी एक तरह की इमेजिंग टेक्निक होती है। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि रेडियोग्राफी में ना आप किसी भी रे का उपयोग कर सकते हो, एक्स रे का भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप गामा रे का भी कर सकते हो, और वेरियस जितने टाइप की रेस होती है उन सभी का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और रेडियोग्राफी का उपयोग भी आंतरिक संरचना में कर सकते हो, इसमें आंतरिक संरचना देखने में इसका भी उपयोग कर सकते हो, देखने में उपयोगी, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी, इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित ये तीन चीजें। जिसमें से इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये वाला है कि तत्व की आंतरिक संरचना देखने के लिए कौन सी टेक्निक उपयोग में लाई जाती है, होलोग्राफी। मेनली वैसे आप रेडियोग्राफी से भी देख सकते हो, पर मेनली अगर देखा जाए तो होलोग्राफी का ही उपयोग किया जाता है, रेडियोग्राफी का बहुत कम उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन रेडियोग्राफी की ये विशेषता होती है कि रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक्सरे या गामा रे या किसी भी रे का हम उपयोग कर सकते हैं, कोई भी विद्युत चुम्बकीय किरण होती है हम उसका रेडियोग्राफी में उपयोग कर सकते हैं। वही अगर हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, फोटोग्राफी तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद आती है जैसे फोटोक्रोमेटिक, तो आपको ये देखना है कि इसमें केवल और केवल यूवी रेस का उपयोग होता है। जो क्वेश्चन बनता है कि फोटोक्रोमेटिक में किस रे का उपयोग कर सकते हैं, किस किरण का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें सिर्फ यूवी रेस मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था, या फिर हब्बल ने दिया था। बिल्कुल सही आंसर क्या है कि ये जो प्रमाण है हब्बल के द्वारा दिया गया। अब देखो एडविन हब्बल थे, इनका पूरा नाम है एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने क्या किया था, जो निहारिकाएं होती हैं आकाश में, बहुत ज्यादा निहारिकाएं होती हैं, क्या होता है, ये है निहारिका, है ना। अब देखो निहारिकाओं में क्या होते हैं, बहुत सारे धब्बे भी होते हैं, तो उसी तरह से एक ब्लैक स्पॉट होते हैं निहारिकाओं में, है ना। तारे तो होते हैं, साथ में स्टार्स भी होते हैं, और इनके बीच में निहारिकाओं में कुछ धब्बे होते हैं। तो इन्होंने ये चीज की, उन्हीं धब्बों का इन्होंने शोध किया, और फिर उन्होंने पाया कि जो एंड्रोमेडा नेबुला होता है ना, वो परिवर्तनशील तारा होता है। समझे, कहने का मतलब ये है कि निहारिका है, निहारिका में बहुत सारे तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, और इस निहारिका में धब्बे भी होते हैं। जैसे ये मैं बनाऊंगा आपको निहारिका, ठीक है, निहारिका में स्टार्स भी हैं और धब्बे भी हैं, ठीक है, धब्बे भी हैं। तो वो क्या कर रहे थे, धब्बों का शोध कर रहे थे, वो कर रहे थे धब्बों का शोध, और धब्बों का शोध करते करते उन्हें क्या मिला, उन्हें एक तारा मिला जिसका नाम था एंड्रोमेडा नेबुला। इस शोध के साथ साथ उन्हें क्या मिला, स्टार मिला है, क्या बोलते हैं, उसका नाम था एंड्रोमेडा नेबुला, ठीक है, ये वाला उनको मिला स्टार। और उन्होंने देखा कि ये जो स्टार है ना, ये निरंतर दूर जा रहा है। कहाँ जा रहा है,
दूर जा रहा है। कैसा? लगातार, ये तारा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है लगातार फैल रहा है, क्योंकि ये तारा लगातार दूर जा रहा है। और दूर जाने को हम कई बार रेड शिफ्ट भी बोल देते हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि उन्होंने रेड शिफ्ट के माध्यम से ये पता लगाया। और अगर कोई ब्रह्मांड का तारा अपने नजदीक आ रहा है, तो हम उसे कैसा बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं वायलेट शिफ्ट। अगर दूर जा रहा है तो हम उसे रेड शिफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि निहारिका होती है, निहारिकाओं में क्या होते हैं? तारे और धब्बे दोनों होते हैं। तो जो एडविन हब्बल थे वो शोध कर रहे थे धब्बों पर, ना कि तारों पर। वो धब्बों पर शोध कर रहे थे, और इन धब्बों पर शोध करते करते उनकी नजर एक स्टार थी जिसका नाम था एंड्रोमेडा नेबुला, इस पर पड़ी। और उन्होंने देखा कि ये तारा लगातार हमसे दूर जा रहा है, इसकी डिस्टेंस बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस बात से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड लगातार प्रसारित हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। इस तारे का नाम पूछा जा सकता है, आपको याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि एडविन हब्बल ने किस चीज का शोध कर रहे थे? वो धब्बे का शोध कर रहे थे, ना कि तारे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होता है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या फिर कोपरनिकस? न्यूटन ने किस चीज का दिया था? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। गैलीलियो ने क्या बनाया था? दूरदर्शी। और कोपरनिकस ने क्या दिया था? कोपरनिकस ने दिया था हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? हम सभी जानते हैं, अभी हमने उनका नाम देखा है। अरस्तू ने नहीं किया था, गैलीलियो ने नहीं किया था, एडविन हब्बल ने नहीं किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। देखो ये चीज प्रमाणित की थी कॉपरनिकस ने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो दो तरह की थ्योरी थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक थी जियोसेंट्रिक और एक थी हीलियोसेंट्रिक। ठीक है ना, हीलियोसेंट्रिक। अब देखो जियोसेंट्रिक में क्या था, इसमें इन्होंने माना कि जो पृथ्वी है, मतलब जियो मतलब पृथ्वी, केंद्र में है और सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। और हीलियोसेंट्रिक में ये बताया गया कि जो हीलियोसेंट्रिक होती है उसमें क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। अब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आने के पहले आई थी जियोसेंट्रिक, है ना। और जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक हमें सबको पता है कि किसने दी? कोपरनिकस ने, कोपरनिकस ने दी। वहीं अगर हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कई बार पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा दी गई। तो आपको याद रखना है क्लॉडियस टॉल्मी। क्या याद रखना है? क्लॉडियस टॉल्मी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर देखें तो तारे हैं, है ना। और तारे मतलब जो निरंतर संलयन की क्रिया कर रहे हैं। संलयन की क्रिया में अगर किसी भी तारे में, अगर हम सूर्य का भी एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, तो सूर्य में क्या होता है? 71% तो होता है हाइड्रोजन, 26.5% होता है हीलियम, और बाकी जो 2.5% होता है वो होती अदर। तो अगर आप देखो तो 71% केवल हाइड्रोजन है, और यही चीज आप सभी तारों में होती है, क्योंकि सभी तारों में संलयन होता है तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अगर हम देखें तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन कहाँ पर है? पृथ्वी में आप बोल सकते हो, हीलियम नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हम सभी जानते हैं तारों व ऊर्जा की सॉरी, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? चार हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। जब दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं तो हम उसे नाभिकीय संलयन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? देखो तारों और आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त, देखो वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि ये क्या होता है, इंटरफेरोमीटर बोलते हैं। लेकिन आपको बाकियों का भी पता होना चाहिए, या इंटरफेरोमीटर किस तरह से वर्क करता है,
किस थ्योरी पर वर्क करता है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कहते हैं ना कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं और ऊपर-ऊपर के होते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि इंटरफेरोमीटर किस थ्योरी पर वर्क करता है? तो आप उसको नहीं बता पाओगे, इसलिए आप सुनिए। फोटोमीटर आप जानते हो क्या होता है? फोटोमीटर मतलब प्रकाश की तीव्रता, ठीक है? प्रकाश कैसा भी हो सकता है। आप देखो दृश्य भी बोल सकते हो और अदृश्य भी, मतलब विजिबल और नॉन विजिबल। नॉन विजिबल दोनों तरह की लाइट की तीव्रता का अध्ययन करता है। वहीं अगर हम विस्कोमीटर की बात करें तो ये क्या करता है? विस्कोसिटी मतलब कि श्यानता, विस्कोसिटी या श्यानता का अध्ययन करता है। बैरोमीटर किस चीज का अध्ययन करता है? दाब या प्रेशर का। अब आते हैं इंटरफेरोमीटर पर। तो इंटरफेरोमीटर किस चीज का अध्ययन करता है? तारों व आकाशगंगा के व्यास का। अब ये अध्ययन कैसे करता है? देखो अगर आप यहाँ पर देखो इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, तो इसको अगर आप देखो तो ये बना है इंटरफेयर और मीटर से, ठीक है? इंटरफेरोमीटर से मतलब अगर इंटरफेयर आ रहा है तो हो सकता है ये किसी चीज के मार्ग में विचलन पैदा करता हो या विलय पैदा करता हो। तो ये किस चीज के मार्ग में विलय पैदा करता है? प्रकाश के मार्ग में, ठीक है ना? तो ये जो विलय पैदा करता है ये करता है प्रकाश के मार्ग में। तो प्रकाश सहित जितनी भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण वगैरह होती हैं, इंटरफेरोमीटर उनके मार्ग में एक कह लीजिए विचलन पैदा कर देता है और इस विचलन की वजह से ही हम जो भी आकाशगंगा और तारे होते हैं उनका व्यास मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इंटरफेरोमीटर किस में विचलन करता है? प्रकाश में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी बृहस्पति, बुध शुक्र, बुध मंगल या शुक्र मंगल। अब देखो अगर हम यहाँ पर उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का कितना है? एक, हम सभी जानते हैं मून। बृहस्पति के कितने हैं? 67 पहले थे लेकिन अब बढ़कर 95 हो चुके हैं, ठीक है? और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, ठीक है? सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं अगर हम बुध और शुक्र की बात करें तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता, बुध का नहीं होता। यहाँ पर अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल के केवल दो उपग्रह या दो चांद भी हम बोल देते हैं इनको। तो मंगल के केवल दो चांद होते हैं। एक का नाम होता है फोबोस, क्या होता है? फोबोस, और दूसरे का नाम होता है डिमोस, ठीक है ना? ये दो होते हैं मंगल के उपग्रह होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कोई भी उपग्रह नहीं है, किस चीज का नहीं है? शुक्र का, शुक्र और बुध का, ठीक है ना? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की सबसे अधिक उपग्रह हैं? देखो अगर आप पुराने क्वेश्चंस के अनुसार देखते हो, है ना, जो कि अब तक पुराने क्वेश्चंस के अनुसार ही लिया जा रहा है, अपडेट नहीं किया गया है आपके एग्जाम में। तो अगर आप देखो पहले के अनुसार तो बृहस्पति के कितने थे? 67, मंगल के दो, शनि के कितने माने जाते थे? सॉरी, 53 माने जाते थे, और शुक्र का एक भी नहीं। तो अगर आप पहले की स्थिति को देखो तो आपका आंसर ए होना चाहिए और आपको ए ही लगा कर आना है एग्जाम में, क्योंकि बाकियों को अभी मेजर नहीं किया जाता। मतलब आपकी बुक्स में अभी इस चीज को काउंट नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप वर्तमान की स्थिति में देखो, अगर आप ओल्ड स्थिति देखते हो तो ओल्ड स्थिति में क्या था? 67, 2, 53 और 0। लेकिन अगर आप लेटेस्ट स्थिति स्थिति देखो, मतलब प्रेजेंट कंडीशन में अगर आप देखो तो इसके उपग्रहों की संख्या बढ़कर हो गई है 95, इसकी दो ही है। और अगर शनि की हम बात करें तो शनि के उपग्रहों की संख्या हो गई है 146। लास्ट उपग्रह शनि का जो 146 था वो खोजा गया था 1 दिसंबर 2023 को, ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखना है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है, सबसे बड़ा, उसका क्या नाम है? टाइटन। क्या नाम है? टाइटन, है ना? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, और इसके जीरो ही है, पहले भी जीरो थे और अभी भी जीरो है। ओके, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? अब देखो भोर का तारा एक होता है इवनिंग स्टार, मतलब सांझ का तारा, है ना? इसके अलावा एक और नाम होता है इसका, क्या नाम होता है? चमकीला
ग्रह, ये तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। कलर के आधार पर भी कुछ नाम होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो भोर का तारा का मतलब क्या है? बुध को नहीं, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। मंगल को कहा जाता है? लाल ग्रह। शनि को क्या कहा जाता है? काला ग्रह। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर करता है? 88 दिन में। अब देखो, ये जो 88 दिन है, 88 दिन का मतलब क्या? 88 पृथ्वी दिवस लिए गए हैं ये। समझ गए? पृथ्वी दिवस मतलब 24 घंटे हमारे ग्रह के अनुसार इनको माना गया है 88 दिन। समझ गए? अगर आप बुध की बात करोगे तो वो चेंजमेंट देख सकते हो आप, ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन हमारे पृथ्वी दिवस के अनुसार 88 दिन माना गया है इसको। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अब आपसे जैसे पूछा गया है किसने किया था, शुक्र कितने दिनों में चक्कर लगाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शुक्र लगाता है 225 पृथ्वी दिवस। ठीक है, बुध की अगर हम बात करें तो 88 में लगाता है। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल लगाता है 687 पृथ्वी दिवस है ये। और शनि कितने दिनों में लगाता है? शनि का 1000 में चला जाता है, इसलिए हम उसका नहीं करेंगे। 1000 में जाता है, कुछ 4000 के आसपास चला जाता है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बुध। और ये जो हैं ये सभी क्या होते हैं? पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी के अकॉर्डिंग हमें से मानना है। अगर आप बुध दिवस लिखा आ जाता है आपके क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा: 88 से कम, 88 से ज्यादा, 88 के बराबर, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से आएगा। एग्जिट नहीं पूछा जाएगा आपसे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? देखो, सबसे पहली बात, आप तो ये तब बता पा, देखो याद कर लोगे आप, चलो सनी है, ठीक है, लेकिन अगर कभी कुछ क्वेश्चन इससे घुमाकर पूछ दिया तब क्या करोगे आप? ठीक है ना, तो आपको अधिक घनत्व वाला भी पता होना चाहिए, सबसे कम घनत्व वाला भी आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको पृथ्वी का घनत्व भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर शुरू के 4-5 का आपको घनत्व अगर आप लोग याद कर ले तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि हम मानते हैं, अगर हम देखें तो देखो, आपको एक तो याद करना है अर्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और फिर अर्थ की बहन कौन सी होती है? शुक्र, शुक्र या वीनस। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ शुक्र। और अर्थ मतलब पृथ्वी, ये तो आप सभी जानते ही हो। इसके बाद में हमारे पास में आता है मरकरी, मतलब बुध। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आता है सैटर्न, सैटर्न, है ना। तो सैटर्न क्या होता है? सैटर्न मतलब शनि। अब देखो, अगर हम, और वाटर तो आपको है ही पता, वाटर का घनत्व हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। ओके, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का होता है सबसे ज्यादा, और वो कितना होता है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगर हम वीनस की बात करते हैं, जो कि बहन मानी जाती है पृथ्वी की, तो इसका पृथ्वी के आसपास ही होता है, जो कि होता है 5.24। और अगर हम बुध की बात करते हैं तो ये पृथ्वी के और भी ज्यादा नहीं, कुछ दूर, हाँ, और भी नजदीक होता है, 5.43। हाँ बिल्कुल, 5.43 होता है। तो अगर आप देखो तो पृथ्वी का घनत्व, वीनस का घनत्व और मरकरी का घनत्व, इन तीनों में आपको क्रम याद रखना है सबसे पहले। ठीक है, अर्थ का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में होता है मरकरी का, और फिर उसके बाद में होता है वीनस का। ठीक है ना, ये आपको क्रम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घनत्व का क्रम है ये। सैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम होता है 687 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और पानी का कितना होता है? 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना, अब अगर आप देखो तो शनि का घनत्व जो है पानी से कम है, इसलिए शनि तैरने लगता है। कैसा होता है? अगर हम घनत्व बात करें तो शनि का कैसा है? पानी से कम है, और यही रीजन है कि शनि ग्रह पानी में तैरने लगता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ये चीज इतना आपको याद करना है, इन ग्रहों के घनत्व याद करने हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान होता है, कितना होता है? देखो, लगाने के लिए हम सभी लगा देंगे, सूर्य की सतह का तापमान 5800 डिग्री से, लेकिन उसके साथ कुछ और अभी आपको याद होना चाहिए। जैसे सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य की यदि हम बात करते हैं, सूर्य में केवल सतह नहीं होती है, और भी चीजें होती है। जैसे कि अगर आप बात करो तो सतह तो है ही, सतह, रोड भी होता है, और क्या होता है? क्रीज।
ठीक है, क्रीट भी होता है। अब देखो इन दोनों की अगर आप बात करो तो लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर क्रोड की आप बात करते हो तो क्रोड का तापमान बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 15.7 करोड़। ठीक है, 15.7 करोड़ केल्विन। ठीक है, ये होता है। अब अगर कोई बोले कि भाई ये तो सर केल्विन में है तो बहुत ज्यादा है, तो भैया 273 घटा लो आप। 15 करोड़ 70 लाख में से 273 घटा लो। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब देखो सूर्य की अगर हम बात करें सतह के घनत्व की, तो सूर्य की सतह का घनत्व कितना होता है? अगर एक्चुअल में देखा जाए सूर्य की सतह का घनत्व, तो वो होता है करीब 5772 केल्विन के आसपास। लेकिन अप्रोक्सीमेट इसको कई बार हम लोग 5800 भी मान लेते हैं। और अगर 5800 से ज्यादा कुछ आपको 6000 भी दिया जाता है, तो कई बार इसको हम 6000 डिग्री सेल्सियस भी मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। वहीं अगर हम क्रीट की बात करते हैं, तो क्रीट का जो तापमान होता है वो सतह से कम होता है। कितना होता है? 5500 केल्विन। सॉरी, केल्विन है यहाँ पर, है ना, 5500 केल्विन। तो ये होता है क्रम, आपको इतना याद रखना है। सबसे ज्यादा किसका होता है? कोर का। ठीक है, उससे कम होता है सतह सतह का, मतलब सरफेस का। और उससे कम होता है कोरोना। ठीक है, मतलब क्रीट का। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आपसे पूछा गया है सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा होता है? बीटा सेंचुरी, गामा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी? हम ये सभी जानते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी जेई हुई थी 2019 में, उसका ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन उसका कौन सा है? सीबीटी 2 का है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। ओके, ये क्वेश्चन सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 640। सही आंसर क्या हो गया इसमें? प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अगर हम आकार की बात करें, तो जो हमारे पास में है सूर्य का आकार और प्रोक्सिमा सेंचुरी का आकार, प्रोक्सिमा सेंचुरी आकार, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सूर्य का आकार प्रोक्सिमा सेंचुरी के आकार का 7 गुना है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो बदल बदल के आते हैं क्वेश्चन, तो ये आपको पूछा जा सकता है। आप सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी और सूर्य से कितने गुना है वो? सूर्य जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी का 7 गुना है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का 1/7 है आकार के मामले में। अगला, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा होता है? बुध, शनि, मंगल या शनि? शनि 2 बार रिपीट हो गया है, इसको किसी को आप वीनस कर लेना। ठीक है, सबसे नजदीक का ग्रह आपसे पूछा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुध। आई थिंक आप सभी को क्रम तो पता होगा ही कि क्या होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या फिर नेपच्यून होता है। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 642। नेपच्यून की खोज किसने की थी? गेले ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या फिर न्यूटन ने? किसने की थी नेपच्यून की खोज? आपसे ये चीज पूछी गई है। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी को याद होगा। नेपच्यून की खोज गैले ने की थी। किसने की थी? गैले ने, है ना। और ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और नेपच्यून का ही पूछते हैं, और किसी चीज का नहीं पूछते हैं, नेपच्यून का ही पूछते हैं हर बार। तो आपको बस इतना याद रखना है नेपच्यून के केस में कि गैले ने की थी। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है कि किसने इसके अलावा यूरेनस की, ये की, या फिर बृहस्पति की किसने की, ये सब नहीं पढ़ना है। बस नेपच्यून का आपको याद करना है कि गैले ने की थी। ओके, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? देखो अगर देखो यहाँ पर आप बता दोगे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ग्रहों का एक क्रम भी याद कर लो, है ना। तो ग्रहों के क्रम को आपको याद करना है। सबसे पहले हमारे पास में आता है बुध, उसके बाद हमारे पास में आता है मंगल, फिर आता है शुक्र। ठीक है, शुक्र आ गया। इसके बाद में आता है पृथ्वी, और फिर आता है नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में यूरेनस। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है, सॉरी, स्मॉल लगा लेना आप, मैं लगा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में यूरेनस आ गया। यूरेनस के बाद हमारे पास में आएगा सैटर्न। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारे पास में आएगा जुपिटर। अब ये क्रम होता कैसा है? ये क्रम होता है इस तरह से, सबसे बड़ा होता है जुपिटर। ठीक है, उसके बाद होता है सैटर्न, फिर यूरेनस होता है, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध।
ये होता है, ये कौन सा क्रम है? आकार का क्रम है। समझ गए? इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? आकार के अनुसार। अभी हमने यहाँ पर क्रम देखा तो क्या हो गया? ये बिगेस्ट है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है? स्मॉलेस्ट। ठीक है, याद रखना है, बुध है स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट कौन सा है? जुपिटर। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सबसे समीप का तारा कौन सा होता है? ध्रुव तारा, धूमकेतु, सूर्य या फिर लुब्धक तारा? देखो, सबसे पास का तारा कौन सा है? हम सभी जानते हैं सूर्य के सबसे पास है। पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा होता है? सूर्य। ऑप्शन सी सही है, सबसे पास। ओके, तो हमारे पास में सूर्य आ गया। लेकिन आपको कुछ और चीज याद रखनी है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो, ध्रुव तारे के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दिशा में होता है, तो एग्जाम में आपको ये लगाना है नॉर्थ, है ना? नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ये चीज आपको लगानी। वहीं धूमकेतु के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। अब देखो क्या होता है, केवल कहने चाहिए कि धूमकेतु सौर मंडल में केवल ग्रह नहीं है। ठीक है ना? सौर मंडल में कुछ छोटे छोटे ऐसे भी कहने चाहिए पिंड होते हैं, या ऐसी एक माहौल होता है जहाँ जो कि गैसेस होती हैं, जिनमें जो कि पत्थर या चट्टानों से मिलकर बने हुए होते हैं, तो वही कहलाते हैं धूमकेतु, जो कि निरंतर ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब छोटे छोटे सौर मंडल में होते हैं। इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। और कहाँ होते हैं? सौर मंडल में होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इन्हें हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं। अब ये कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, साथ में ये कैसे होते हैं? गैसें वगैरह होती है, गैसें होती हैं इनमें, बर्फीले होते हैं, गैसें और बर्फीले पिंड होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। लुब्धक की अगर हम बात करें तो लुब्धक भी एक तरह का तारा ही होता है, तारा ही है, लेकिन कैसा तारा है? ध्रुव तारे के समान, ये भी चमकता है, अलग ही दिख जाएगा आपको, ध्रुव तारे के समान चमकीला होता है ये भी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना याद रखना है। ध्रुव तारा नॉर्थ में निकलता है, सबसे नजदीक का तारा सूर्य। धूमकेतु के बारे में बस इतना याद रखना है कि ये छोट इनको हम पुच्छल तारा भी बोल देते हैं। इसके अलावा ये हमारे सौर मंडल में मौजूद होते हैं, पर बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं। ठीक है ना? गैसों के पिंड होते हैं, बर्फीले चट्टाने वगैरह जो होती हैं, इस तरह के होते हैं ये। ठीक है, और लुब्धक भी एक तरह का तारा है, ये भी आपको याद रखना है। ओके। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी बीच में विद्यमान होता है। किनके बीच में विद्यमान होता है? क्षुद्र ग्रह। अब देखो, अगर हम यहाँ पर हम देखें, हम यहाँ पर सन को अगर देखते हैं तो सबसे नजदीक में मिलेगा आपको मरकरी, फिर आपको मिलता है वीनस, मतलब, और फिर उसके बाद में मिलता है आपको अर्थ, फिर आपको मिलता है मार्स, और फिर आपको मिलता है क्या? बृहस्पति, मतलब जुपिटर। फिर आपको मिलेगा सैटर्न, फिर मिलेगा यूरेनस, और फिर मिलेगा नेपच्यून। तो अब यहाँ पर इतना पार्ट हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, ये वाला जो आप देखते हो एरिया, मार्स और जुपिटर के बीच का एरिया, ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है ना, यहाँ पर मौजूद होते हैं कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, कहाँ मौजूद होते हैं? यहाँ पर मौजूद होते हैं क्षुद्र ग्रह, इस वाले पार्ट में, मंगल और जुपिटर के बीच में। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये भी लगातार सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं, पर इनका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा नहीं दे सकते। लेकिन क्षुद्र ग्रह की इस तरफ जो ये चार ग्रह होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और जो इस तरफ की ग्रह होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। लिख लेते हैं आप, बाह्य ग्रह, और इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, याद रखना है आपको, आंतरिक ग्रह ये है और बाह्य ग्रह इन्हें बोलते हैं। ठीक है ना? इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। अब क्षुद्र ग्रह अगर यहाँ से देखो तो किन के बीच में आया? एक तो है मंगल और एक है जुपिटर, तो किन के बीच में होता है? मंगल और बृहस्पति के मध्य होता है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है।
हेली एक धूमकेतु है जो कि सूर्य की परिक्रमा करता है, आपसे ये पूछा गया है। ओके, अब देखो, हेली धूमकेतु, धूमकेतु मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, छोटे छोटे होते हैं और कहाँ होते हैं, हमारे सौर मंडल में होते हैं, है ना। और इन्हें हम क्या बोल देते हैं, कई बार पुच्छल तारा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये तीन चीजें बताई थी। अब हेली इसी तरह का एक धूमकेतु है जो सन में है, सन के चारों तरफ निरंतर चक्कर लगा रहा है। ये है एक धूमकेतु है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है ये एक आवर्ती समय, एक आवर्ती तारा है, मतलब कि हर 76 ईयर में चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। अब जो पिछली बार ये आया था, पिछली बार ये कब आया था, लास्ट टाइम अगर हम बात करते हैं तो ये आया था 1986 में। ओके, आपको ये याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगली बार कब आएगा, तो 2061 में आएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है ना। अब देखो, ये जो पिछला क्वेश्चन था, कुछ और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ ध्रुव क्षुद्र ग्रह के बारे में, वो आप देख लीजिए कि जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, क्षुद्र ग्रह का एक और नाम होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अवांतर ग्रह, ठीक है ना। ये चीज भी आपको याद रखनी है, अवांतर ग्रह, ठीक है ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, अवांतर ग्रह बोलते हैं। और सबसे बड़ा, अभी याद आया मुझे, सबसे बड़ा जो होता है उसे हम बोलते हैं सेरस, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, सेरस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इतना आपको याद रखना है, बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अगर हम संख्या की बात करें, जैसे कभी आपसे पूछ लिया है, पूछेंगे नहीं लेकिन फिर भी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हमारे सौरमंडल में लगभग क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप इन्हें बता देना कि लगभग 1 लाख है। समझ रहे, 1 लाख से भी ज्यादा क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह सौरमंडल में पाए जाते हैं, ये चीज भी आप बता देना। ओके, बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि अवांतर ग्रह इसे बोलते हैं, सबसे बड़ा सेरस है। ये दोनों चीजें भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। ये हम सभी जानते हैं, हम पहले का भी नाम, पर हमें दूसरे का नाम याद रखना है। ओके, सबसे पहले कदम कब रखा था, सबसे पहले इन्होंने कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को, ठीक है ना। कौन थे ये, दो लोग थे, एक तो क्या थे, नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और दूसरे जो हमारे पास में थे, दूसरे थे हमारे पास में एडवर्ड ब्रज, ठीक है, याद रखना है, एडवर्ड एल्ड्रिन, है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये फर्स्ट थे और ये सेकंड थे जिन्होंने पृथ्वी पर अपना कदम रख, सॉरी, चांद पर अपना कदम रखा था, ठीक है ना। तो इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, एक से अब काम नहीं चलता है। और इन्होंने कब रखा था कदम, लगभग 19 मिनट बाद। अगर आपको ये भी पढ़ना हो तो पढ़ लेना, एडिशनल जानकारी है, पूछेंगे नहीं आपको, पर दूसरा नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना, एडवर्ड एल्ड्रिन ने रखा था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, आपसे ये पूछा गया है। देखो, कोई भी चीज है, किसी भी चीज का कलर हमें तब दिखाई देता है जब उस वस्तु से टकराकर प्रकाश किरण हम तक आती है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट माने, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर है आपकी आई, ठीक है, आई लेंस है ये आपकी आई। तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, और ये क्या है, ये है सोर्स, लाइट सोर्स। यहाँ से गई प्रकाश किरण इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर आई प्रकाश किरण। ये वाली जो थी, ये सभी रंग थे इसमें, कैसा था, ये था, मान लीजिए व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट। और यहाँ पर जो आपको वस्तु दिखाई दे रही, ये आपके पास में आई रेड। मतलब कि इस वस्तु ने क्या किया, इस वस्तु ने रेड को प्रतिकर्षित परावर्तित कर दिया, रेड को किया किया रिफ्लेक्ट किया, तो आपको वस्तु रेड दिखाई दी। ओके, इसलिए आपको वस्तु रेड दिखाई दी। अब अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता। क्या नहीं होता, एटमॉस्फियर absent होता है, एटमॉस्फियर नहीं होता है। एटमॉस्फियर ना होने की वजह से किसी भी तरह के प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, जिस वजह से हमें कैसा दिखाई देता है, आकाश ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि निर्वात होता है, यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, लाल ग्रह। देखो,
लाल ग्रह मतलब मार्स, ठीक है। लेकिन आपको इन सभी ग्रहों का भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखो, अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह कैसा होता है? चमकीला। चमकीला ग्रह इसे बोलते हैं। सांझ का तारा है, भोर का तारा, ऑलरेडी बता दिया है। शनि को हम कैसा बोलते हैं? ब्लैक। ठीक है। बुध की अगर हम बात करें तो बुध कैसा होता है? ग्रीन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बुध कैसा होता है? ग्रीन होता है। वहीं अगर हम येलो की बात करते हैं, येलो, और हम बात करते हैं ब्लू, तो अगर हम येलो की बात करते हैं तो येलो कौन सा होता है? जुपिटर। और अगर हम ब्लू की बात करते हैं तो ब्लू कौन होता है? ब्लू होती है अर्थ। ठीक है ना? ये दो चीजें भी आपको याद रखनी है। ओके। आई होप कि आप सभी को ये चीज पसंद आ गई होगी और जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।